हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। जैसे कि हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है एचपीटीजीटी की, और आज हम करेंगे 1995 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सेंट्रियोल हैव फॉलोइंग काइंड ऑफ ट्यूबुलर अरेंजमेंट। जो सेंट्रियोल है वो फीचर है किसका? एनिमल सेल का। ठीक है, एनिमल सेल का फीचर है सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल किस में हेल्प करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है और फॉर्म करता है साइटोस्केलेटन। ठीक है, और साइटोस्केलेटन फॉर्म करता है सेल का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेंट्रियोल की, तो इसमें ट्यूब्यूल्स का एक अरेंजमेंट होता है। वो अरेंजमेंट कैसा होता है? ट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो इस तरह से, ट्यूब्यूल्स पैरेलली अरेंज्ड होते हैं सेंट्रियोल के एक्सिस में। ठीक है, 4 5 6, ये हो गए 5 6 7 8 9 9 का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से ये जुड़े होते हैं, काइंड ऑफ। ठीक है, इस तरह से ये जुड़े होते हैं। मेरे से डायग्राम बनी नहीं अभी। ठीक है, इस तरह से कुछ जुड़े होते हैं और सर्कुलर वे में होते हैं। और इस अरेंजमेंट को 9+0 अरेंजमेंट बोलते हैं। यही अगर हम बात करते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला की ट्यूबुलर अरेंजमेंट की, तो उसमें क्या होता है कि 2 ट्यूब्यूल्स एक्स्ट्रा होते हैं जो कि सेंटर में होते हैं। यहाँ पे 2 ट्यूब्यूल्स एक्स्ट्रा अरेंज होते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला में। तो इनका जो नंबर आता है वो हम लिखते हैं इस तरह से 9+2। ठीक है, ट्यूबुलर अरेंजमेंट। तो यहाँ पे अगर हमसे सेंट्रियोल का पूछा गया है तो आएगा 9+0, बट अगर हमसे पूछा गया होता है सीलिया एंड फ्लैजिला का, देन इट मस्ट बी 9+2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द प्रिंसिपल प्रोटीन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला इज। सीलिया एंड फ्लैजिला की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक प्रिंसिपल प्रोटीन है, मतलब जो काम करता है, जो कोर बनाता है इसकी, तो वो प्रोटीन है कौन सा है? ठीक है, 2 प्रोटीन होते हैं यहाँ पे, ट्यूबुलिन एंड डाइनिन। 2 प्रोटीन है यहाँ पे, ट्यूबुलिन एंड डाइनिन, जो हेल्प करते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला की कोर बनाने, माइक्रोट्यूब्यूल की कोर बनाने में हेल्प करते हैं। कोर स्ट्रक्चर कौन बनाता है माइक्रोट्यूब्यूल का? ये दोनों प्रोटीन्स। ठीक है, अब हमारा आंसर, अब यहाँ पे ऑप्शंस में सिर्फ ट्यूबुलिन है। अगर इन केस आपको ऑप्शंस में डाइनिन आता है तो आपको डाइनिन को भी टिक करना है। नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनेलीज फाउंड ओनली इन प्लांट इज। ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज जो प्लांट में मिलते हैं सिर्फ। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट में कम मिलते हैं, मतलब कम होते हैं कंपैरेटिवली, बट एनिमल सेल में भी होते हैं, होते प्लांट सेल में भी हैं। ठीक है, सब में होते हैं, बट प्लांट सेल में कंपैरेटिवली लो काउंट होता है। ठीक है, एनिमल सेल में हाई होते हैं क्योंकि एनिमल्स को एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, राइट। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स एनिमल में होता है, प्लांट में किसकी फॉर्म में होता है? डिक्टायोसोम्स की फॉर्म में होता है। प्लांट सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स किसकी फॉर्म में होता है? डिक्टायोसोम्स की, राइट। अब राइबोसोम्स की अगर हम बात करते हैं तो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, हर सेल में प्रेजेंट होते हैं। Whereas if we talk about plastids, तो प्लास्टिड क्या है? क्लोरोप्लास्ट जो होता है, प्लास्टिड 3 टाइप होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब ये जो प्लास्टिड हैं, ये किसमें हेल्प करते हैं प्लांट को? पहला तो क्लोरो, ग्रीन कलर, क्लोरोप्लास्ट हम पता है फोटोसिंथेसिस में, क्रोमोप्लास्ट येलो कलर, रेड कलर, जो भी रंग बिरंगे कलर आते हैं वो सारे क्रोमोप्लास्ट। एंड ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं? ऑयल स्टोर करते हैं जो प्लास्टिड्स, उनको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। और ये कैसे होते हैं? कलरलेस। और ये जनरली पाए जाते हैं, हमारी स्किन का कलर कभी रेड थोड़ी होता है, रेड हो गया, येलो हो गया, ऐसा थोड़ी होता है, एक ही कलर है ना, एक ही टाइप का कलर होता है। पिगमेंट का फर्क होता है बट कलर का फर्क नहीं होता है। ठीक है, पिगमेंट कौन सा? मेलेनिन पिगमेंट का फर्क होता है। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाता है प्लास्टिड्स। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेल। अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सेल में। ठीक है, आरएनए इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेल एंड किसी भी सेल में 80% बात करें तो 80% होता है टीआरएनए, 80% किसी भी सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वहीं पे अगर हम अच्छा
RRNA राइबोसोमल RNA 80% होता है। यहाँ पे अगर हम tRNA की बात करें तो tRNA कितना होता है, 15% प्रेजेंट होता है। tRNA किसी भी सेल में 15% प्रेजेंट होता है। अब अगर हम बात करते हैं tRNA एंड mRNA, ये मिल जाते हैं साइटोप्लाज्म में। tRNA एंड mRNA कहाँ मिलते हैं, साइटोप्लाज्म में। और उसके बाद RRNA इजीली मिल जाते हैं न्यूक्लियस में। RRNA कहाँ मिलते हैं, न्यूक्लियस में, राइट। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेल। तो हमें पता है आरएनए की बात कर रहे हैं, क्योंकि आरएनए हर जगह प्रेजेंट होता है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए, साइटोप्लाज्म हो, चाहे साइटोप्लाज्म की बात करें, चाहे हम न्यूक्लियस की बात करें, चाहे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट, क्रिस्टलोइड्स आर सीन। क्रिस्टलोइड्स है क्या, क्रिस्टलोइड्स एक टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। क्रिस्टलोइड्स क्या है, एक टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो मिलते हैं एल्यूरोन लेयर में। अब ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं, एल्यूरोन लेयर क्या है, ये एंडोस्पर्म जो होता है, लिविंग एंडोस्पर्म होता है, उसके अराउंड प्रेजेंट होती है एल्यूरोन लेयर। ठीक है, लिविंग एंडोस्पर्म के अराउंड प्रेजेंट होती है एल्यूरोन लेयर। ठीक है, और अगर हम बात करें एल्यूरोन लेयर कहाँ मिलेगी, हमें कोटिलिडन्स में मिलेगी। ठीक है, उसके बाद और अगर किसी में एल्यूरोन लेयर प्रेजेंट होती है तो वो लिविंग एंडोस्पर्म को रिफ्लेक्ट करती है। और ये क्रिस्टलोइड्स क्या हैं, ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो इसका मास बनाते हैं, काफी ज्यादा मास बनाते हैं एल्यूरोन लेयर का। एक्सेप्ट प्रोटीन के अलावा जो भी मास होता है वो कौन बनाते हैं, क्रिस्टलोइड्स। तो क्रिस्टलोइड्स आर सीन इन एल्यूरोन ग्रेन्स। नेक्स्ट, ग्रेफाइट आर नीडल लाइक crystals of calcium oxalate which are specially common in। अब अगर हम ग्रेफाइट्स की बात करें तो ग्रेफाइट्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट हर प्लांट ऑर्गन में होते हैं, प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट ऑर्गन्स। ठीक है, और ये क्या है, कॉमन स्टोरेज ऑर्गन्स हैं, स्टोरेज ऑर्गन्स हैं। जनरली कहाँ, जैसे अगर हम बात करते हैं आइडियोब्लास्ट, आइडियोब्लास्ट क्या है, ये पेरेनकाइमा सेल्स की मॉडिफिकेशन है, पेरेनकाइमा सेल की मॉडिफिकेशन है। और ये क्या होते हैं, जो म्यूसिलेज रिलीज करते हैं, वैसे वाले सेल होते हैं। ठीक है, म्यूसिलेज कंटेनिंग सेल। तो इनमें क्या होते हैं, निडल लाइक क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम रेफाइड बोलते हैं। निडल लाइक क्रिस्टल्स प्रेजेंट है, निडल लाइक क्रिस्टल्स प्रेजेंट है, जिनको हम क्या बोल देते हैं, रेफाइड्स, राइट। अब यही रेफाइड्स किस किस में प्रेजेंट होते हैं, कोलोकेशिया, कोलोकेशिया में प्रेजेंट है, एमोर्फोफेलस में प्रेजेंट है, एमोर्फोफेलस में प्रेजेंट है, और एक एक्वाटिक प्लांट होता है जिसमें ये प्रेजेंट होते हैं, दैट इज पिस्टिया, पिस्टिया। ठीक है, इन सब में ये मिलता है, इजीली मिल जाता है। एंड देन इचोर्निया में भी प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे हमारा आंसर होगा एस्पेरेगस। नेक्स्ट, द फ्रूट सॉफ्टन्स एंड अटेन्स एडिबल मैच्योरिटी ड्यू टू। कोई भी फ्रूट क्या करता है, सॉफ्ट होता है और एक मैच्योरिटी अटेन करता है, जिसको हम बोल देते हैं, उसमें क्या होता है कि जब पैक्टेट क्या होता है, कैल्शियम पैक्टेट क्या बनाता है, मिडल लैमेला बनाता है। कैल्शियम पैक्टेट फॉर्म मिडल लैमेला। मिडल लैमेला क्या है, दो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड है उसको मिडल लैमेला बोलते हैं। ठीक है, एक सेल के बाहर जो फ्लूइड है, मिडल लैमेला। तो जब ये पैक्टेट क्या होता है, ये हार्ड स्ट्रक्चर होता है, जब ये हार्ड स्ट्रक्चर लॉस्ट हो जाएगा तभी जाके फ्रूट राइपन्ड, हम फ्रूट को बोलेंगे कि वो पक गया है। ठीक है, तो लॉस ऑफ पैक्टेट इन द मिडल लैमेला, फ्रूट सॉफ्टन एंड अटेन्स एडिबल मैच्योरिटी ड्यू टू द लॉस ऑफ पैक्टेट इन द मिडल लैमेला। नेक्स्ट, ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन H2O2 is broken down into H2O and O2 with the help of। अब फोटो रेस्पिरेशन में क्या होगा, H2O2 को हम H2O2 ब्रेक किया जाता है वाटर एंड, ये क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ब्रेकडाउन होता है वाटर एंड ऑक्सीजन में, इसमें वाटर एंड ऑक्सीजन में। अब यही
ऑक्सीजन एंड वाटर यूज होता है आगे। अब इसमें जो एंजाइम इसकी हेल्प करता है वो है कैटालेज, जो इस एंजाइम को फास्ट करता है और हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट रेस्पिरेशन इज, रेस्पिरेशन में होता क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है, किसमें, वाटर एंड O2 प्लस, और एनर्जी रिलीज की जाती है, एनर्जी रिलीज की जाती है। तो ग्लूकोज को तोड़ने को क्या बोलते हैं हम, कैटाबोलिक। ठीक है, एनाबोलिक क्या होता है, एनाबोलिक होता है किसी में कुछ बनना। ठीक है, तो इसमें कुछ मतलब ग्लूकोज टूट रहा है ज्यादातर। ठीक है, केमिकल प्रोसेस तो है ही वैसे। तो अगर तीन ऑप्शन आती हैं तो हम चौथी वाली टिक कर देते हैं, क्योंकि एनाबोलिक भी हो सकती है, कैटाबोलिक भी हो जाती है, और केमिकल प्रोसेस भी हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट, एन इनडिस्पेंसेबल रोल इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म इज प्लेड बाय। अगर हम बात करते हैं कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म में सबसे ज्यादा रोल किसका होता है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में सबसे ज्यादा रोल, एनर्जी मेटाबॉलिज्म कौन कैसे होती है, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। अब फोस्फेट का काम यहाँ पे ज्यादा आता है, फोस्फोरस का। अब एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गिव राइज टू एटीपी। ठीक है, तो फॉस्फेट यहाँ पे जो फोस्फोरस है, फॉस्फोरस इज यूज्ड इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट, the number of calories required for the formation of the energy rich bond between ATP and phosphate is। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जितनी कैलोरीज यूज होती हैं किसी भी एनर्जी रिच बॉन्ड बनाने में, तो वो कितनी होती है, एनर्जी रिच बॉन्ड एडीपी एंड एडीपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है जो एनर्जी रिच होता है। ठीक है, एक एनर्जी रिच बॉन्ड है। और अगर हम बात करते हैं एटीपी की, तो यहाँ पे दो एनर्जी रिच बॉन्ड बनते हैं, तो यहाँ पे दो एनर्जी रिच बॉन्ड बनते हैं। अब ये हाई एनर्जी बॉन्ड जो बनते हैं, यही यही हेल्प करते हैं, जो एनर्जी एटीपी से हम एक्वायर करते हैं, जो एनर्जी हमें मिलती है यही इन बॉन्ड्स की हेल्प से मिलती है। और ये कितने कैलोरीज होती है किसी भी एनर्जी रिच बॉन्ड बनाने में, 700-600 कैलोरीज लग जाती है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है बट थोड़े अलग तरीके से पूछा गया है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम वन एटीपी मॉलिक्यूल इज। अब कितनी एनर्जी की एक एटीपी मॉलिक्यूल को बनाने में कितनी एनर्जी बनेगी, सॉरी एटीपी मॉलिक्यूल से कितनी एनर्जी मिलती है हमें, तो उसका आंसर हो जाता है 7.3 किलो कैलोरी, 7.3 किलो कैलोरी। चले आगे, apparatus used to measure respiration is called। अब रेस्पिरेशन को मेजर करने के लिए एक apparatus है जिसको क्या बोल देते हैं, रेस्पायरोमीटर। कौन सा apparatus है, रेस्पायरोमीटर। ठीक है, लिविंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन मेजर होता है इससे। Next, in which of the following is absence of oxygen, which of the following respiration takes place in the absence of oxygen, ऐसा कुछ क्वेश्चन है ये। अब absence of oxygen की अगर हम बात करें तो हम absence of oxygen को बोल देंगे anaerobic respiration। anaerobic respiration यहाँ पे कहाँ बन रही है, स्पाइरोगायरा क्या है, एल्गी है, anaerobic नहीं होगी। पोटैटो है, प्लांट सेल है, बिल्कुल नहीं। यीस्ट की अगर हम बात करें, अच्छा मैन में भी एनारोबिक होती है बट जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, एनारोबिक कब होती है, जब मस्कुलर फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है, मसल्स का ज्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे जनरली जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है वो कौन है, ईस्ट। ईस्ट जनरली एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है। ठीक है, और इस क्या बनाते हैं, इथेनॉल एंड CO2 बनाती है, इथेनॉल एंड CO2। क्लियर, तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, ईस्ट। नेक्स्ट, एनारोबिक रेस्पिरेशन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड बाय। एनारोबिक रेस्पिरेशन किसने सबसे पहले निकाली थी, कोस्टिचेव ने सबसे पहले एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पता लगाया। ठीक है, एनारोबिक मतलब वही ऑक्सीजन की एब्सेंस में, एब्सेंस व्हिच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन।
नेक्स्ट, one day old cane sugar juice was found by the customer to have an alcoholic smell. अब एक दिन क्या हुआ, शुगर केन जूस जो था उसमें क्या हुआ कि एक अल्कोहलिक स्मेल आ रही थी। अब वो अल्कोहलिक स्मेल कैसे आती है, जब यीस्ट उस पे एक्ट करेगी। जैसे बताया मैंने, यीस्ट क्या करती है, अल्कोहल बनाती है। इसके अल्कोहल इथेनॉल इथेनॉल एंड CO2 रिलीज करती है। अब ये जो प्रोसेस है ईस्ट की हेल्प से जो होती है, इसको बोल देते हैं हम फर्मेंटेशन। तो हमारा आंसर हो जाता है फर्मेंटेशन। नेक्स्ट, द इंटरमीडिएट कंपाउंड कॉमन फॉर एरोबिक एंड एनरोबिक रेस्पिरेशन इज। अगर हम यहाँ पे बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होता है यहाँ पे, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसमें इसके बाद क्या होती है, एनरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एनरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एनरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, जिसमें पायरुविक एसिड यूज होता है आगे जाके, यही पायरुविक एसिड आगे एनारोबिक रेस्पिरेशन में यूज होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, पायरुविक एसिड, ठीक है। यही पायरुविक एसिड आगे एनारोबिक रेस्पिरेशन में यूज होता है। तो यहाँ पे जो हमने पायरुविक एसिड की बात की, तो पायरुविक एसिड कॉमन है किसके लिए, कॉमन इन बोथ पाथवेज, दैट इज aerobic and anaerobic respiration. Common in both pathways, that is anaerobic and anaerobic respiration. अब कॉमन फेज जो ये पायरुविक एसिड, ये बन कैसे रहा है, किसका प्रोडक्ट है, ग्लाइकोलिसिस का, ठीक है। द कॉमन फेज बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ग्लाइकोलिसिस बोलेंगे। क्रेब्स साइकिल उसके बाद आएगा, ये सारे चीजें उसके बाद आएंगी, ठीक है। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड इन। जितने भी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो सारे कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। हमें पता है सेलुलर रेस्पिरेशन कौन करवा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। सेलुलर रेस्पिरेशन कौन करवा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प कर रहा है इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन में। अब यही माइटोकॉन्ड्रिया जब सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है तब क्या बन रहा है, एटीपी बन रहा है, और कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी चाहिए वहीं पे। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के लिए कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी चाहिए, और वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स मतलब ये अगर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, ऑप्शन में ये भी है। क्रिस्टे, क्रिस्टे क्या है, इनफोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इसको बोला जाता है, जो आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में होता है, और इनर वाले को बोला जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। नेक्स्ट, ऑर्गेनेल्स व्हिच आर रिगार्डेड एज पावर हाउस ऑफ द सेल and in which the oxidative reaction of the respiratory process takes place are। पावर हाउस ऑफ द सेल, ये बचपन से सुनते आ रहे हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है, जिससे हमारा खाना ग्लूकोज मतलब किसमें चेंज होता है, एटीपी रिलीज करता है, और CO2 रिलीज होती है, और H2। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्व्ड how the energy of glucose was released by respiration under aerobic condition। अब कह रहे कि इनमें से किसने ऑब्जर्व किया था कि ग्लूकोज रिलीज किया गया था अंडर एरोबिक कंडीशंस, ठीक है। मतलब ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है अंडर एरोबिक कंडीशंस। ग्लूकोज यील्ड एनर्जी अंडर एरोबिक कंडीशंस। एरोबिक कंडीशन मतलब यहाँ पे O2 लगेगी और यहाँ पे CO2 प्लस H2O, और एनर्जी की फॉर्म में क्या है, ATP। अब ये बताया था क्रैब साइकिल बताई थी, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस बताई थी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ये पूरा किसने बताया था, क्रेब्स ने बताया था, ठीक है। ये सारी चीजें क्रेब्स ने बताई थी। नेक्स्ट, विच इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन रेस्पिरेशन। अगर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बात करें
तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है O2 ऑक्सीजन, जो हेल्प करेगा पूरी रेस्पिरेशन को होने में। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट, एटीपी सिंथेसिस अकर्स ऑन द, अब एटीपी सिंथेसिस कहाँ होता है? एटीपी सिंथेसिस की बात करें तो एटीपी सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही वो एंजाइम्स हैं जो एटीपी को बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, एटीपी सिंथेसेज कॉम्प्लेक्स होता है, एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स होता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। नेक्स्ट, द नेट गेन ऑफ एनर्जी फ्रॉम 1 ग्राम मोल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज। नेट गेन की अगर हम बात करें तो 8 एटीपी तो बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस से, बाकी के 30 जो अदर प्रोसेसेस हैं उन सबसे 30 एटीपी बनते हैं। जैसे क्रैब साइकिल हो गया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगी, इन सबसे बाकी के एटीपी बनते हैं। ठीक है, इन सबसे क्या बनते हैं? बाकी के एटीपी। तो हमारा आंसर हो जाता है 38। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस बोथ रिक्वायर। अब रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करते हैं तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या चाहिए होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। दोनों में इलेक्ट्रॉन एक्साइड होता है, फिर आगे कोई एक्सेप्ट करता है। अब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? साइटोक्रोम होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मेन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन होल प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है साइटोक्रोम। चलिए फिर इसी के साथ हमारे एचपीटीजीटी की 1995 की वीडियो खत्म होती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।